गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष रूठिया क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी जो है अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, नई जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ आप लोग जो है जुड़े होंगे पढ़ने के लिए। और जो है कुछ बच्चों का भी एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपका नया सीज़न स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोगों का पढ़ने का भी चल रहा है। जो नए बच्चे आ रहे हैं नई क्लासेस में, वो भी जो है तैयारी में लगे हुए हैं कि अब जो है पढ़ाई शुरू कर दें। अभी हाँ, हो सकता है आपके स्कूल में, विद्यालय में थोड़ा एडमिशन्स चल रहे होंगे। अभी कुछ लोगों के एडमिशन हो गए होंगे, कुछ लोगों के नहीं हुए हैं। ठीक है, तो एडमिशन तो होते ही रहेंगे, आपको टाइम मिलेगा काफ़ी, अगस्त के मंथ तक आपको मिलेगा। ठीक है, हो सकता है अगस्त लास्ट तक, या अगर कुछ गाइडलाइंस आती हैं कोरोना की वजह से या कुछ नया चेंजेज आता है तो आपको और टाइम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है जुलाई से लेके 15 अगस्त 20 अगस्त के पहले तक आप एडमिशन करा सकते हो। तो चलिए, इन बातों को तो होता रहेगा। आपका जो अभी टॉपिक चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने आई थिंक एटम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डाल्टन थियरी के बारे में पढ़ा था, या हमारे परमाणु क्या है। उसके साथ साथ हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है डाल्टन थियरी, जिनके आधार पर बताया गया कि जिस तरह हम पदार्थ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, या कोई भी जो अणु है उनमें क्या क्या करेक्टर्स होते हैं। और उसके पहले हम लोगों ने कुछ लॉज के बारे में देखा था, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी के ही चैप्टर्स में, क्योंकि देखो अभी नाइन्थ का है ये, तो नाइन्थ में हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा था कि पदार्थ, अभी टोटल जो है पदार्थ हो गया, पदार्थ फिर किस तरह से बना, पदार्थ के लक्षण क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, उन्हीं से एक दूसरे से स्टेप बाय स्टेप आपको चैप्टर्स अरेंज किए गए, और धीरे धीरे हम उसके बारे में पढ़ते चले जाते हैं। तो इस वाले में, क्योंकि एटम्स यानी पदार्थ है, पदार्थ में हम लोगों ने देखा कि सबसे छोटा कण जो है उसका हमारा परमाणु है। ठीक है, परमाणु मिलके अणु बनाते हैं, और फिर उसकी थियरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। थियरी में किसने किसने कौन सी थियरी दी थी। ठीक, अब उसके बाद आता है हमारा स्पेशली जो किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा पार्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं क्या, एटम या परमाणु। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब भी कहीं पे मकान बनते हैं, भाई सबके यहाँ आसपास घर बनते ही हैं। ठीक है, घर बनाया जाता है, तो क्या होता है कि उसमें हम देखते हैं कि जो मिस्त्री होता है या जो मकान बनाने वाला होता है, वो क्या करता है, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर या ईंट बालू सीमेंट इन सबको मिक्स करके क्या करता है, घर बनाता है। तो सिंपल सा है कि अगर हम एक दीवार का निर्माण करना है तो हमें क्या चाहिए, एक ईंट की जरूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं भाई, अगर आपको एक दीवार बनानी है तो आपको एक ईंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बिना ईंट के आप कोई दीवार नहीं बना सकते, और बिना मिट्टी के कण के या बालू के कण के आप जो है ईंट को नहीं बना सकते। तो अगर हम कहें कि क्या ईंट का जो सबसे छोटा कण यानी मिट्टी का जो कण है एक, वो उसके बगैर जो है किसी ईंट का निर्माण नहीं किया जा सकता, या बिना किसी ईंट के किसी दीवार का निर्माण नहीं किया जा सकता, या बिना किसी बालू के कण के, ठीक है, किसी चट्टान का निर्माण नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से बिना किसी एटम्स या परमाणु के किसी भी पदार्थ या किसी भी द्रव्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए हम किसी भी परमाणु या एटम्स को क्या बोलते हैं कि ये हमारी रचनात्मक इकाई है किसी भी पदार्थ या द्रव्य की। ठीक है, तो जो एटम है या जो परमाणु है, ये हमारे किसी भी पदार्थ या द्रव्य, ठीक है, स्पेशली हम द्रव्य की बात करेंगे इसमें, ठीक है, या पदार्थ की जो इकाई होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एटम या परमाणु कहते हैं। जैसा कि आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा सेल के बारे में, कोशिका। ठीक है, तो कोशिका को क्या कहा जाता है, किसी भी जीवन की इकाई। ठीक, कोशिका को क्या कहते हैं, मौलिक इकाई या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, कोशिका को जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो उसी तरह से हमारे जो एटम्स हैं या परमाणु है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य की संरचनात्मक इकाई या रचनात्मक इकाई बोलते हैं। बिना किसी एटम्स के द्वारा किसी भी द्रव्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, अगर आप इसकी डेफिनेशन चाहें तो। ठीक है, एंड एटम इज, लिख लीजिए आप लोग, एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, and atom is the smallest particles of an element that can take
दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या एटम इज द स्मॉलेस्ट particle of the element that can take part in a chemical reaction ठीक है, ये तो गई आपकी डेफिनेशन के लिए। ठीक है, या ये भी हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा एटम है वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, या सिंपल सा हम इसको दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि एटम इज अ, इसमें एन भी लगा लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन एटम इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का जो है ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। या इसको हम बोल सकते हैं कि जो एटम है वो क्या है, किसी भी द्रव्य की रचनात्मक इकाई है। परमाणु द्रव्य की रचनात्मक इकाई है। यानी कि किसी भी परमाणु के बगैर हम किसी भी द्रव्य का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, इतना क्लियर। भाई जिस तरह से दीवार को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, जिस तरह से चींटी अपने घर को बनाने के लिए छोटे छोटे बालू के कड़ों को या छोटे छोटे मिट्टी के कड़ों को इकट्ठा करके या उनको तोड़ तोड़ के जो है एक घर बनाती है, जिस तरह से बुनकर कपड़े बुनने वाले छोटे छोटे धागों को अरेंज करके, ठीक है, रेशों को अरेंज करके धागा बनाता है, फिर धागा बनाने के बाद एक कपड़ा बनाता है, ठीक उसी तरह से जो हमारे एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वो आपस में मिल के किसी भी पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम परमाणु को क्या बोलते हैं, रचनात्मक इकाई बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी एटम्स क्या है, हमारे केमिकल रिएक्शन या किसी भी पदार्थ, भाई जो भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे क्या होता है, एक पदार्थ ही बनना है। अगर एक तरफ केमिकल रिएक्शन बताया जा रहा है, एक तरफ पदार्थ बता रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसी के द्वारा ही हमारे कंपाउंड या यौगिक का निर्माण होता है या किसी पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप दोनों लिख सकते हो। हिंदी में आप देखोगे तो क्या हो, रचनात्मक इकाई हम इसको बोलते हैं, इंग्लिश में आप बोलते हैं केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है। इसलिए क्या है, परमाणु बिना इसके कोई भी केमिकल रिएक्शन होना असंभव है। ठीक है, जब तक कि आपको एटम्स न मिले आप कुछ नहीं कर सकते। भाई एक ही यही पार्ट है, यही जब तक ट्रांसफर नहीं होगा इधर से उधर तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक, जिस तरह से अगर आपको अपना परिवार चलाना है, ठीक है, तो क्या होता है, एक जो है मेल या फीमेल की जरूरत पड़ती है। भाई लड़के लड़की की शादी करो, ठीक है, तभी आपका नेक्स्ट जो बच्चा आता है जनरेशन में वो आएगा, तब तो ऐसा आपके परिवार चलेगा, फिर खानदान चलेगा, इस तरह से आपकी पूरी लाइफ चलती है। ठीक उसी तरह से जब एक एटम दूसरे एटम से मिलते हैं तो इस तरह से किसी एक यौगिक का निर्माण करते हैं, फिर ऐसे जो है किसी पदार्थ यौगिक या वो पदार्थ ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि एटम्स क्या करते हैं, इसीलिए हम एटम को किसी भी पदार्थ या द्रव्य की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई बोल सकते हैं। ठीक है, या जो है एटम्स क्या होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बिना एटम्स के कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक, इतना क्लियर। अब देखो दूसरा जो पॉइंट आता है हमारा कि जो एटम की हमारी साइज क्या होती है। जैसा कि हमने बताया कि एटम क्या होते हैं, सूक्ष्मतम कण होते हैं जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये जो एटम्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं, इतना माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्या कहें, जो हमारा नॉर्मल आप जो माइक्रोस्कोप देखते हैं, ठीक है, उससे आप इसको नहीं देख सकते हैं। किसी भी अणु को जो है आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तभी आप इसको देख सकते हैं।
ठीक है, मतलब ये इतने इतने छोटे होते हैं, या यूँ कहें कि लगभग लाखों लाखों अणुओं को जब आप मिलाते हो, ठीक है, लाखों अणुओं को आप एक साथ मिलाते हो, तब जाके कहीं कागज जितना एक कागज की जो मोटाई होती है उसके लगभग, ठीक है, उतने मोटे चादर के, मतलब कागज की एक पेपर के साइज के लगभग हम जाके किसी एक अणु का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इतने सारे परमाणुओं को मिलाते हैं तब जाके कागज की पतली, मतलब कागज के समान एक पतली चादर का निर्माण कर सकते हैं। जितनी उसकी ऊंचाई या जितनी मोटाई होती है पेपर की, तब जाके हम जब लाखों मॉलिक्यूल्स को, या लाखों सॉरी मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, लाखों एटम्स को जब हम अरेंज करते हैं, तब जाके हमारा एक उतनी मोटी सीट हमें मिलती है। ठीक है, तो आपका जो अगला पॉइंट है, ये तो हो गया, हमने एटम्स परमाणु के बारे में देख लिया। अब दूसरा देखना है कि इनकी साइज क्या होती है, क्योंकि ये अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, तो एटम की साइज आप देखोगे तो एटम्स या साइज ऑफ एटम, ठीक है, परमाणु की साइज, ठीक है, परमाणु का आकार या माप कह सकते हो आप। तो कोई भी जो हमारा परमाणु होता है, अगर हम इसको देखें तो इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं कि क्योंकि भाई परमाणु को हम ज़्यादातर देखते हैं तो क्या होता है, सर्किल के बेस में दिखाते हैं, गोल टाइप का दिखा देते हैं। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर इसमें देखा जाता है तो लगभग ये सर्कुलर शेप में आपको मिलता है। अभी आगे सिंबल्स में भी आपको बताए जाएंगे किस तरह से परमाणु की पहचानने के लिए उसको बनाया गया है। तो जब भी हम किसी परमाणु की साइज के बारे में देखते हैं, उनकी लंबाई या चौड़ाई कितनी है, या उस मोटाई कितनी है, या उसका आकार कैसा है, तो उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी परमाणु की त्रिज्या को मापते हैं। ठीक है, उसी त्रिज्या के आधार पे हम जो है किसी भी परमाणु की साइज का अनुमान लगाते हैं कि जितनी उसकी त्रिज्या होगी उतनी ही जो है परमाणु की साइज अधिक होगी। अगर त्रिज्या कम है तो परमाणु की साइज कम है, त्रिज्या अधिक है तो परमाणु की साइज अधिक है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। बहुत सारे परमाणु जब हो जाते हैं तो ये जो हमारा रेडियस, मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या रेडियस का है हमारा सिंगुलर फॉर्म है, और रेडियाई जो है प्लूरल फॉर्म है। तो डिफरेंट टाइप के जो हमारे एटम्स हैं, परमाणु हैं, उनकी साइज, उनकी त्रिज्या के आधार पे हम परमाणु की साइज को डिफाइन करते हैं, और इसी बेस पे, मतलब जितनी त्रिज्या होगी त्रिज्या के आधार पे हम परमाणु की साइज को निर्धारित करते हैं। तो कोई भी परमाणु है, किसी भी परमाणु को हम मापने के लिए क्या करते हैं, त्रिज्या का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, त्रिज्या के आधार पे हम परमाणु की साइज मापते हैं। ठीक है, या फिर रेडियस के आधार पर परमाणु की साइज मापी जाती है। ये तो हो गया। अब देखिए इसको, अब इनकी त्रिज्या को मापने के लिए भी जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप लंबाई को मापने के लिए क्या करते हो, मीटर का इस्तेमाल करते हो या सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हो। किसी का वेट मापना हो तो आप क्या करते हो, किलो, कितना किलो का है, कितने कुंटल का है, कितने टन का है। ठीक है, ये सब देखते हो। कुछ सामान लेते हो तो कितना लीटर है, कितना ml है। ठीक है, उसी तरह से जो भी हमारे परमाणु हैं, परमाणु को जब हम मापते हैं तो उसके लिए हमने जो मेथड बनाया है उसको, मतलब त्रिज्या के आधार पे करते हैं। इसकी जो त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या को मापते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर, नैनोमीटर, और इसको हम लिखते हैं nm। ठीक है, नैनोमीटर में। तो कोई भी जो हमारी परमाणु की त्रिज्या है उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, नैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है हमारा 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, या हम बोल सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ठीक है, ये क्या है, हमारे किसी भी परमाणु की जो साइज होती है, जैसा हमने बताया कि ये इतने अति सूक्ष्म होते हैं कि लाखों, ठीक है, लाखों क्या उससे ज़्यादा एटम्स को जब हम अरेंज करते हैं तब जाके किसी
कागज की शीट के लगभग हम जो है किसी एक पदार्थ या उतनी साइज का जो हम आकार तैयार कर पाते हैं। ठीक है, तो और किसी भी परमाणु की साइज को मापने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, और हम त्रिज्या को किसमें मापते हैं, नैनोमीटर में। यानी परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसको हम नैनोमीटर में मापते हैं। और 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है हमारा, यानी 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घाते 9 मीटर के लगभग। ठीक है, या 1 मीटर हम बराबर 10 की घाते 9 नैनोमीटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसकी साइज। अब कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ एटम्स हैं जिसके आधार पर मतलब उनकी जो साइज है आपको याद करना होगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक एक नंबर में आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? नहीं समझ में आ रहा बताओ, फिर से एक बार बोलते हैं फिर बताते हैं। मुझे समझ में आना चाहिए, बाकी तो चलता रहेगा। अच्छी बात है, पढ़ाई करते रहो, बढ़िया है। तो देखो आपके बुक में भी कुछ दिए हुए हैं जिसमें आपका अगर हम उनकी जो भी है त्रिज्या को मीटर में मापें। ठीक है, तो जैसे त्रिज्या, परमाणुओं की जो त्रिज्या है मीटर में। ठीक, अभी मीटर में भी देखेंगे तो उनका अलग होगा। ठीक है, और जो है हम नैनोमीटर में देखेंगे तो उनकी साइज आपको अलग मिल जाएंगी। ठीक, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। परमाणु की त्रिज्या, जो त्रिज्या होगी, और इधर जो है परमाणु के नाम जो है। ठीक है, परमाणु जैसे पहला है आपका हाइड्रोजन। तो इसकी जो त्रिज्या होती है वो 10 की पावर -9, सॉरी 10 की पावर -10। ठीक है, 10 मीटर। ये क्या होता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो गया। दूसरा है आपका 10 की पावर -9, ये है आपका जल का अणु। ठीक है, जल। नेक्स्ट है आपका 10 की पावर -8, ये आपका है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ठीक, अगला आपका 10 की पावर -4, रेत के कण। नेक्स्ट आपका 10 की पावर -3, चींटी। चींटी की साइज जो होती है। ठीक है, और 10 की पावर -1, सेब। ये आपको दिया गया है बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक के आधार पर ये दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गए आपके परमाणु की त्रिज्या। एक हाइड्रोजन परमाणु, फिर जल के अणु, हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है हमारे ब्लड में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के ही कारण क्या होता है हमारा ब्लड का जो रंग होता है वो लाल कलर का होता है। मेन हीमोग्लोबिन का ये काम होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के परिवहन में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये कुछ परमाणु हैं। ठीक है, परमाणु क्या है, इसमें एक आपका हाइड्रोजन परमाणु, बाकी हम जो नॉर्मली द्रव्यों का यूज करते हैं उसके नाम पे ये इसकी साइज को दिया गया है। ठीक, बाकी की जो आपके परमाणु के तत्वों की है साइज वो हम इस टेबल के द्वारा देखेंगे। इस टेबल के अंतर्गत सभी परमाणुओं की आपको जो है त्रिज्याएं मिल जाएंगी, मतलब उनकी साइज नैनोमीटर में मिल जाएंगी, जो आपको याद करना है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है एक ही दिन में इसको जो है याद करें, आप धीरे धीरे 2-3 बार इसको पढ़ते रहोगे तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये आपकी जो है टेबल्स जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे इस टेबल के अंतर्गत कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स की आपको एटॉमिक रेडियाई उनकी दी गई है, उनकी त्रिज्याएं दी गई हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको याद कर लीजिए, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, याद हो जाएगा। ठीक है, पहला इसमें जो एलिमेंट है, पहला तत्व हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है ये हमारी ये मोस्टली जो है गैस के रूप में पाई जाती है। ठीक है, H2 के रूप में मिलेगा,
और इसकी जो हमारी एटॉमिक रेडियाई है, सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा अगर हम देखें एलिमेंट्स में तो क्या है हमारा हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम सबसे स्मॉलेस्ट एटम्स हैं। इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होती है 0.037 नैनोमीटर। दूसरा है आपका कार्बन। देखिए इधर जो बीच वाले हैं, ये वाले जो हैं ये आपके क्या है, किसी उन एलिमेंट्स के सिंबल हैं। ठीक है, आपको पूरा न लिख के अगर आप ये H लिखा मिल गया तो आप समझ जाओ हाइड्रोजन है। ठीक है, C है तो कार्बन। ठीक है, इसके बेस पे दिए गए हैं। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो आपका 0.037 नैनोमीटर। कार्बन, कार्बन आपका 0.077 नैनोमीटर। नाइट्रोजन 0.074 नैनोमीटर। ऑक्सीजन 0.073 नैनोमीटर। क्लोरीन 0.099 नैनोमीटर। सल्फर 0.104 नैनोमीटर। सोडियम 0.194 नैनोमीटर। मैग्नीशियम 0.160 नैनोमीटर। कैल्शियम 0.197। आयरन 0.126। कॉपर 0.128। और लास्ट है आपका गोल्ड, इसका जो है 0.144 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये सबकी एटॉमिक रेडियाई हैं। इसमें से आपका जो एक, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या, हम इसको रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। ठीक, नाइट्रोजन हमारी सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस के रूप में होता है। ठीक है, हमारी वायुमंडल में पाई जाती है। और उसमें एक आपका सोडियम, सोडियम एक ऐसी धातु है, ठीक है, अगर आप इसको जल के टच में रखते हो, पानी के थोड़ा सा टच में आता है तो क्या होता है, ये जलने लगता है। ठीक है, मतलब इसको अगर आपको जलने से बचाना है तो आप केरोसिन ऑयल या किसी भी ऑयल के साथ इसको रखिए। ठीक है, और हमेशा इसको ड्राई रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा मॉइस्चरिंग पाएगा तो क्या हो जाता है, तुरंत फायर में कन्वर्ट हो जाएगा, आग के रूप में। फायर है मैं, मतलब ना पुष्पा, मैं फायर है मैं, फ्लावर नहीं समझने का। ठीक है, तो सोडियम क्या है, सोडियम भी एक तरह से जैसे ही मॉइस्चरिंग इसको मिलता है ये तुरंत आग का रूप धारण करती है, जलने लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे परमाणु। परमाणु हमने क्या देखा, परमाणु क्या है, और फिर परमाणु की हमने साइज देख ली और उनको हम किस में मापते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई यानी उनकी त्रिज्या, और त्रिज्या की जो मेजरमेंट यूनिट है वो क्या है, नैनोमीटर के अंतर्गत हम किसी भी परमाणु या आइटम्स को मेजर करते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका कि जो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, प्रतीक चिन्ह, कोई भी जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन तत्वों की जो प्रतीक हैं वो हम कैसे आइडेंटिफाई, मतलब जो बताया गया कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, शुरुआत में क्या होता था कि आपने देख लिया अब इतने एलिमेंट्स हैं, उनको याद करना या लिखना, इन सब में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही थी। तो स्टार्टिंग में जो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनके कुछ अलग अलग सिंबल बना दिए कि इस सिंबल को अगर ये सिंबल बना दिया गया है तो इसका मतलब जो है ये एलिमेंट्स है, लाइक हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी हैं, तो ये सभी एलिमेंट्स के लिए क्या होगा कि एक सिंबल बनाया गया। ठीक है, तो पुराने टाइम में जो सबसे पहला जो सिंबल था किसी भी एलिमेंट्स के लिए उसको प्रपोज किया था जॉन डॉल्टन ने। डॉल्टन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि कोई भी एलिमेंट्स है उसको लिखने के लिए चित्रात्मक शैली का इस्तेमाल किया, कुछ फिगर्स बना दिए और उस फिगर्स के द्वारा जो है बताया कि अगर ये कहीं पे बना है तो इसका मतलब इस एलिमेंट्स की बात हो रही है। बाकी हम जैसे मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं, मॉडर्न टाइम में कोई भी एलिमेंट्स है उसका जो भी अल्फ़ाबेटिकल नेम होगा, उस नेम का जब भी नाम लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर, इन दोनों का यूज करके ही उनके नाम को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये मॉडर्न सिंबल्स में था, मॉडर्न जो एलिमेंट्स को पहचानने का तरीका है। लेकिन जो प्राचीन तरीका था, शुरुआत की जो स्टार्टिंग में बनाया गया था, तो उसमें जो है कुछ आकार बना दिए गए, कुछ चित्र बना दिए गए, उनको कुछ अलग रंग दे दिया गया या उनके बीच में कोई साइन बना दिया गया जिसके आधार पे जो है तत्वों को समझा गया। तो जो ये स्टार्टिंग किया गया था वो डाल्टन ने स्टार्ट किया था, जॉन डाल्टन। डाल्टन ने क्या किया कि किसी भी एलिमेंट्स को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमारे तत्व हैं, तत्वों के प्रतीक चिन्ह या जो है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो अगला क्या है हमारा, सिंबल ऑफ एलिमेंट। देखो भाई, आप केमिस्ट्री में जब पढ़ोगे आप तो क्या होगा कि ज़्यादातर आपको ये सिंबल सी मिलेंगे।
कोई भी जो एलिमेंट्स है उसका पूरा नाम नहीं मिलेगा। जैसा अभी हाइड्रोजन है तो हर जगह आपको हाइड्रोजन फुल लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको एच के रूप में, तो उनके जो शॉर्ट टर्म्स हैं वो आपको दी गई। जब भी हम केमिकल रिएक्शन जब लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को आप जब दिखाते हो तो उसमें क्या होता है, यही एलिमेंट्स के शॉर्ट नेम ही आपको दिए जाते हैं। और आपको अगर याद है सारे तत्वों के नाम तो आप आसानी से जो है कंपाउंड भी बना लोगे, कौन किस में टूट रहा है, कौन किससे जुड़ रहा है, ये सब आसानी से आप कर लेते हो। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले अब इसको चिन्हों को भी पहचानेंगे। तो क्या है, तत्वों के प्रतीक चिन्ह। तो देखिए जॉन बताइए, डाल्टन ने जो है, डाल्टन ने इसको स्टार्ट किया सबसे पहले। डाल्टन तो डाल्टन ने क्या किया कि जो भी हमारे तत्व थे उनको जो है, जो एलिमेंट है उनको एक सिंबल्स के रूप में बताया। जैसे पहला अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो जैसा हमने बताया कि हाइड्रोजन क्या है, हमारा सबसे हल्का, ठीक है, हल्का तत्व है या एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने क्या किया कि एक सिंपल सा सर्किल बनाया, ये वाला, ठीक है, एक सर्किल, गोल सा सर्किल बनाया और उसके बीच में एक डॉट बना दिया और इसको बताया ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर आपको हाइड्रोजन की बात की जाए तो स्टार्टिंग में जब उन्होंने स्टार्टिंग किया कि भाई हम किस तरह से किसी भी तत्व को पहचानते हैं, ठीक है, या उनके सिंबल्स बनाए गए, तो क्या उन्होंने पहला जो बनाया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए बताया कि अगर हम एक गोला बना के उसमें एक डॉट भर देते हैं, ठीक, तो इस तरह का, मतलब ये कहीं पे बना है, समझ जाइए ये हाइड्रोजन है। ठीक, दूसरा जो उन्होंने बताया ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए उन्होंने क्या किया, एकदम खाली वाला, एकदम प्लेन प्योर, ठीक है ना, बिना किसी दाग के, है कोई दाग नहीं, एकदम प्योर लाइफ है। जैसे हमें ऑक्सीजन क्या करता है कि हमें जीवन प्रदान करता है, बिना ऑक्सीजन के आप जी नहीं सकते। तो उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया, एकदम खाली कोरा कागज बना दिया कि भाई जो है किसी के साथ भी आसानी से ये जुड़ सकता है, ये फायदेमंद है। तो ऑक्सीजन के लिए उन्होंने क्या बनाया, गोला एक बना दिया। तो ऐसा अगर कहीं सिंबल बनाए, ठीक, हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं जीरो, जीरो नहीं है बेटा, ठीक है, मतलब इनके चिन्हों के आधार पे आप जीरो ही बोल सकते हो एक प्रकार से, ठीक है, लेकिन हम जीरो क्या बनाते हैं, ऐसे थोड़ा सा चिपटा टाइप का बनाते हैं, ठीक है, जीरो। लेकिन उन्होंने एकदम सर्किल बना दिया, इसका मतलब क्या था, सिंबल में ऑक्सीजन इस्तेमाल किया गया। और सर्किल के बीच में काला क्या लगाते हैं उसको, टिकुली, नहीं यार टिकुली नहीं लगी है ये, ठीक है, बिंदी लगा दिया, हाँ ठीक है, चलो बिंदी नहीं बिंदा लगा दो, ठीक है, बिंदा लगा दिया तो हाइड्रोजन हो गया, और सिंपल सा रख दिया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं तीसरा जो है सल्फर। सल्फर की क्या किया इन्होंने, गोला बना दिया और उसको बेचारे को बीमार कर दिया, हॉस्पिटल में भेज दिया। देखा होगा ना हॉस्पिटल में डॉक्टर की जगह बीच में क्या होता है, प्लस का साइन लगा होता है, ठीक, तो जब ये वाले साइन लगे होते हैं तो क्या होता है, सल्फर। ठीक, तो अगर ये इस तरह से बना के रखा गया तो इसका मतलब सल्फर है। ठीक, चौथा उन्होंने क्या किया, आयरन, आयरन मैन, ठीक है, लोहा। तो आयरन मैन के लिए क्या कर दिया, चलो बेटा ये रहा गोला बना दिया, आयरन मैन को इसमें खड़ा कर दिए, आ जाओ, क्या हो गया ये, ठीक है, ऐसे डंडा लगा दिया आयरन मैन, आयरन मैन इसमें छुपे हुए हैं। ठीक है, तो आयरन या लोहे की बात हो रही है तो उनके लिए सिंबल क्या बनाया, गोला बना दिया, गोले में जो है डंडा खड़ा कर दिया, ये हो गया इनका आयरन मैन। ठीक, उसके बाद जो है नेक्स्ट है कॉपर। ठीक है, कॉपर के लिए क्या किया इन्होंने, गोला बना के उसमें थोड़ा सा ये सी टाइप का बना दिया जोड़ के, ठीक है, ये हो गया कॉपर। उसके बाद है गोल्ड, सोना, सोने वाला नहीं, ठीक है, सोना बाबू नहीं है बेटा, ये मेरा सोना, वो मेरे सोना रे सोना, ये वाला सोना नहीं, गोल्ड, गोल्ड बोलते इसको, धातु जो है हमारी वो वाली। तो इसको लिए क्या बनाया कि इस तरह से गोला बना दिया, इसमें जी लिख दिया और जो है बीच बीच में सोना बाबू को मिलाते चले गए, एकदम पूरी ज्वेलरी बना दी है, गहने वहने बना लो पूरा, ये हो गया क्या तुम्हारा गोल्ड का। इस तरह से इन्होंने कई सारे प्रतीक का इस्तेमाल किया। ठीक, उसके बाद क्या है, प्लेटिना। तो प्लेटिनम जो था, प्लेटिनम को जो है, प्लेटिनम हमारी धातु है तो इसको क्या है ना, प्लेटिना, ये आज समझ में आया कि प्लेटिना कहाँ बनाया गया।
प्लेटिना बाइक, हाँ हो सकता है इसी इसी नाम को उन्होंने देखा होगा प्लेटिना कंपनी वालों ने, तो जो है कर दिया चलो भाई प्लेटिना हम एक गाड़ी बना देते हैं, प्लेटिना। इसके लिए इन्होंने जो है सर्कल बनाया और सर्कल में बना दिया P फॉर प्लेटिना, ठीक। और जो एक आपका है पारा, या इसको हम HG बोलते हैं, इसको जो है इन्होंने सर्कल बना के, ठीक है, जैसे गोल्ड है उसी तरह से इसको भी सजा हो जाके बिंदी बना दी इन्होंने, ये क्या हो गया हमारा HG, ठीक। तो इस तरह से उन्होंने जो है एलिमेंट्स को बताया। तो डाल्टन ने सुना, मतलब पहला ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले जो है किसी भी एलिमेंट्स को सिंबल किसने दिया, तो वो डाल्टन ने दिया था। डाल्टन के आधार पे ही जो है ये पहले जो है चित्रों के आधार पे जो है किसी भी एलिमेंट्स को बनाया गया उनकी पहचान करने के लिए। लेकिन बाद में बड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि इस तरह से जब हम यौगिक बनाएंगे तो कैसे हम इसको मिक्स करेंगे, कैसे हम केमिकल रिएक्शन में इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ रिएक्शन हो रहा है या जुड़ रहा है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको मॉडिफाई किया गया। फिर लोगों ने अपनी सहमति बताई कि जो है कोई भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो नाम है उस नेम का अल्फ़ाबेट का जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर को मिला के अगर हम किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल को बनाएं, पहचान करें, तो वो आसानी से केमिकल रिएक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंडिकेट करने में, और जो उनको आसानी से याद भी किया जा सकता है और समझा भी जा सकता है, ठीक। तो बाकी वाले जो हमारे मॉडल हैं, जो सिंबल्स हैं, यानी जो मॉडर्न सिंबल्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, एक इसमें आपका फास्फोरस भी है, ठीक है। फास्फोरस के लिए भी उन्होंने इस टाइप का कुछ सिंबल बनाया था, ठीक है। ये क्या आपका फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक। तो ये सब डाल्टन के द्वारा बनाए गए कुछ एलिमेंट्स के सिंबल थे, ठीक है। बाकी जो है फिर जब मॉडिफिकेशन हुआ इसको बता, मतलब ये दिया गया, उसके बाद जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस, उन्होंने बताया कि कोई भी जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम का फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमारे तत्वों का नाम होगा, उसे हम जो है किसी भी तत्वों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आगे वाले वीडियो में हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, बाकी की जो टॉपिक्स होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए रूठैया क्लासेस के साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।